It is the world's most secretive organization. ब्लैक बजट, ऑफशोर कैश, एनजीओज और ग्लोबल कंपनीज के थ्रू यह अपनी ताकत का खेल खेलता है। कोल्ड वॉर में फॉरेन रिजीम्स चेंजेस से लेकर वॉर ऑन टेरर में एल्गोरिदम्स और ड्रोन के इस्तेमाल तक सीआईए अमेरिका की ग्लोबल पावर का सबसे इफेक्टिव वेपन बन गई। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीछे सिर्फ आग और मलबा छोड़ते हुए अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। पूरा यूरोप खंडरों में तब्दील हो चुका है। पैसिफिक पर एटम बम की परछाई मंडरा रही है और अब वर्ल्ड में पावर का बैलेंस बदलने वाला है। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी यूरोप के आधे हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, वार्सो से लेकर बुकारेस्ट तक। और अमेरिका के लिए यह एक बैड न्यूज है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट कुछ भी पता नहीं था सोवियत्स आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। उस समय अमेरिका के पास ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज था। वर्ल्ड वॉर के दौरान यह शैडोज में रहकर काम करता था, एनिमी लाइंस के पीछे एजेंट्स उतारना और नाजी सप्लाई चेन्स को नुकसान पहुंचाने के लिए सबोटेज ऑपरेशंस अंजाम देना। They were amateurs. Moscow's intelligence network ran circles around them. Even Britain's MI6 guarded secrets from Washington. And America was winning the war on raw industrial might and military force, not superior intelligence. अप्रैल 1945 में हैरी ट्रूमैन ने प्रेसिडेंट पद संभाला। Inside in the historic cabinet room, Vice President Harry S. Truman takes the oath of office as 32nd President, administered by Chief Justice Harlan Fiske Stowe. वार खत्म होने के बाद अमेरिका ने सबसे पहले ओएसएस को बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज हुआ देश को अब पहले से कहीं बिगर और बेटर इंटेलिजेंस सर्विसेज चाहिए। और यहीं से वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों में एक नया प्लान आकार लेने लगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान जो सिर्फ वार के दौरान नहीं बल्कि पीस टाइम में भी अमेरिका के लिए दुनिया भर में काम करे। न्यू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर एक सील्ड विंडोलेस रूम में कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठा हुए। बंद दरवाजों के पीछे वे अमेरिका की इंटेलिजेंस हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने जा रहे थे। एक परमानेंट पीस टाइम स्पाई एजेंसी, और इसका नाम था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उनका मैंडेट क्लियर था, इंटेलिजेंस गैदर करना, कोवर्ट ऑपरेशंस चलाना और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना। National Security Act, which created the CIA in 1947, was a hurried and contentious piece of legislation. The CIA was given a broad and vague mandate, allowing it to perform such other functions and duties related to intelligence as directed by the National Security Council. This wording gave the agency a great deal of flexibility and power from the start. विजन बिल्कुल क्लियर था, दुनिया भर में एजेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क, कोवर्ट एक्शन टीम्स जो जरूरत पड़ने पर सरकारों तक को गिरा सके, प्रोपेगेंडा यूनिट्स जो फॉरेन कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन को अपने हिसाब से मोड़ सके, और एक ऐसी इंटेलिजेंस सर्विस जो सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे। लेकिन एक कैच था, इतनी बड़ी पावर को चलाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए थी, और अगर यह फंडिंग खुले तौर पर मांगी जाती तो ऐसे सवाल उठते जिनके जवाब इसके फाउंडर्स कभी नहीं दे सकते थे। लेकिन जल्द ही इस प्रॉब्लम का एक रास्ता सामने आने वाला था जो सीआईए को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फंडिंग दे सकता था।
वर्ल्ड वॉर II के बाद पूरा यूरोप तबाही में डूबा था। लाखों होमलेस थे, भूखे थे और डेस्परेट थे। ऐसे हालात में कम्युनिज्म एक रियल थ्रेट बन रहा था। अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो यूरोप का बड़ा हिस्सा सोवियत इन्फ्लुएंस में जा सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे होने नहीं दे सकता था और इसका जवाब आया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के रूप में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल एक बोल्ड प्रपोजल लेकर आए, मार्शल प्लान। The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. As they slowly digest the Paris report of the 16 nations which were invited by Secretary Marshall to propose the basis of a United States program to rehabilitate the economy of Europe, executive officials and members of Congress now in Washington are beginning to consider specific details of an eventual Marshall Plan. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we are endeavoring to put forward here. अगले 4 वर्षों में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप को $13 बिलियन से ज्यादा की एड भेजी। आज के हिसाब से तकरीबन $150 बिलियन। ऑफिशियली यह पैसा फूड शिपमेंट्स, मशीनरी, फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिडेवलपमेंट पर खर्च होना था। लेकिन इस कहानी का एक सीक्रेट था। मार्शल प्लान के फाइन प्रिंट में एक सीक्रेट अरेंजमेंट छिपा हुआ था। टोटल फंडिंग का करीब 5% शेयर यानी लगभग $685 मिलियन चुपचाप CIA तक पहुंचाया गया और इस पैसे का इस्तेमाल होना था इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में, पॉलिटिशियंस को ब्राइब करने में, अमेरिकन फ्रेंडली लेबर यूनियंस को फंड करने में और पूरे यूरोप में प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने में। लेकिन सिर्फ पैसा होना सक्सेसफुल की गारंटी नहीं था। सोवियत पहले से ही यूरोप में अपना मजबूत इन्फ्लुएंस बना चुके थे। उनके नेटवर्क्स बेहद मजबूत थे। CIA के पास अब अपना वार चेस्ट था, लेकिन यह शैडो वॉर सिर्फ डॉलर से नहीं जीती जा सकती थी। 1940 के आखिर तक एस्पिनोज की दुनिया में KGB ही गोल्ड स्टैंडर्ड था। उसके नेटवर्क्स यूरोप, एशिया और अमेरिका तक फैले हुए थे। दशकों का ट्रेड क्राफ्ट और रथलेस डिसिप्लिन उसे लगभग अनटचेबल बना चुके थे। उसके मुकाबले CIA अभी हुकी थी। अपने इनिशियल ऑपरेशंस में से एक में CIA द्वारा ट्रेंड यूक्रेनियन एजेंट्स की एक टीम सोवियत हेल्ड टेरिटरी में पैराशूट से उतारी गई, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही कंप्रोमाइज हो चुका था। मिशन का एक इंपॉर्टेंट हैंडलर असल में सोवियत इन्फॉर्मेंट निकला। वह मिशन की हर इंफॉर्मेशन सीधे KGB तक पहुंचा रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर हर एजेंट या तो मारा गया या तो अरेस्ट कर लिया गया। The failures were so widespread and so consistent that they could not be dismissed as simple bad luck or poor tradecraft. The CIA was, in the phrase of one internal report, fatally penetrated. सिर्फ मिशन ही लगातार फेल नहीं हो रहे थे। CIA की रेपुटेशन इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि नई रिक्रूटमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो गई। उस समय वाटर बेडल स्मिथ CIA के चीफ थे। उन्हें डर था कि CIA एक एमेच्योर साइड शो बनकर रह जाएगी और उसके साथ उनकी अपनी रेपुटेशन भी दफन हो जाएगी। अब CIA को एक ऐसी जीत चाहिए थी जो व्हाइट हाउस को उसकी कॉम्पिटेंस दिखा सके।
और जल्द ही यह मौका सामने आ गया। Premier Mohammad Mossadegh appointed a committee today to prepare a full list of Iran's claims against the Anglo-Iranian Oil Company, which formerly operated the oil concession in this country, in case the claims should ever be submitted to an international tribunal. यह 1953 का साल है। ईरान अब कोल्ड वॉर की एक बेहद अहम स्ट्रेटजिक लोकेशन बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक अभी अभी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का नेशनलाइजेशन कर चुके हैं और इसके साथ ब्रिटेन का डिकेड ओल्ड ऑयल कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया है। दशकों तक लंदन ने ईरान के ऑयल एसेट्स से ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए थे और अब वहां किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने रास्ते की रुकावट बनने नहीं देना चाहता था। इसलिए ब्रिटेन ने मदद के लिए वाशिंगटन का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद सिर्फ एक थी, मोसडेक को सत्ता से हटाना। वाटर बेडल स्मिथ ने इस प्लान को अप्रूवल दे दी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एजेक्स और इस मिशन के सेंटर में था एक ऐसा CIA ऑफिसर जिसका नाम कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आया, कैरमिट रोजवेल्ट जूनियर, एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट का पोता। रोजवेल्ट CIA के $1 मिलियन से ज्यादा फंड्स को लेकर चुपचाप तेहरान पहुंचता है। द प्लान इज एज ओल्ड एज पॉलिटिक्स। सही लोगों को खरीदो, सही जगहों पर झूठ फैलाओ और बाकी काम सड़कों पर उतर चुकी भीड़ खुद कर लेगी। पार्लियामेंटेरियंस को ब्राइब किया गया, न्यूज़पेपर एडिटर्स को खरीदा गया ताकि मोसडेक को एक करप्ट डिक्टेटर बताने वाली स्टोरीज पब्लिश की जा सकें। रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए शाह के सपोर्टर्स को सड़कों पर उतरने की अपील की गई। इनिशियल फेलियर्स के बाद शाह के लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स को फिर से यूनाइट किया गया और कुछ ही वक्त में टैंक सड़कों पर दिखाई देने लगे। 19 अगस्त 1953 सोल्जर्स ने प्राइम मिनिस्टर के घर पर धावा बोल दिया। मोसडेक बगीचे की दीवार फांदकर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उसके साथ ही मोसडेक की सरकार गिर चुकी थी। ईरान के ऑयल फील्ड्स फिर से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में लौट आए। लैंगली में स्कॉप को एक मास्टरपीस माना गया, एक टेक्स्ट बुक कोवर्ट ऑपरेशन। ईरान का क्लीन था, निर्णायक था और पूरी तरह सक्सेसफुल भी, लेकिन ऑयल के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराना एक बेहद खतरनाक प्रेसिडेंट बन चुका था। उस दिन जो बीज बोया गया वही आगे चलकर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। $1950 का दशक CIA के लिए कॉप्स और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का नया दौर बन चुका था। 1954 में ग्वाटेमाला CIA ने प्रेसिडेंट जैकोबो अरेंज की गवर्नमेंट गिरा दी और प्ले बुक वही था, प्रोपेगेंडा, मर्सनरीज, इकोनॉमिक प्रेशर, बस टारगेट बदल गया था। इंडोनेशिया में सुकार्नो की गवर्नमेंट को डिसस्टेबलाइज करने की कोशिश नाकाम रही। क्यूबा में फाइडल कैस्ट्रो के खिलाफ शुरुआती प्लॉट्स भी नाकाम रहे और ईस्टर्न यूरोप में कई ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही KGB द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। अब तक एलन डुलेस डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस बन चुके थे। इसी दौरान एक बेहद ब्रिलियंट प्लानर रिचर्ड बिशेल एजेंसी से जुड़ते हैं। दोनों एक बात समझ चुके थे, अगर CIA को फ्यूचर वॉर्स जीतनी है तो सिर्फ ह्यूमन स्पाइस पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। असली बढ़त टेक्नोलॉजी से मिलने वाली थी। ऐसी टेक्नोलॉजी
जिसकी बराबरी उस समय शायद ही कोई दूसरा देश कर सकता था, क्योंकि CIA एक कड़वी सच्चाई समझ चुकी थी। डीप कवर स्पाइस तैयार करने में अमेरिका कभी भी KGB की बराबरी नहीं कर पाया। एजेंसी के भीतर फॉरेन एजेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन लगातार सामने आ रही थी। CIA समझ चुकी थी KGB को उसके ही खेल में हराना आसान नहीं था। इसलिए अब पूरा दांव उस चीज पर लगाया गया जिसमें अमेरिका की असली ताकत थी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और यहीं से CIA ने अपनी स्ट्रेटजी बदलना शुरू कर दी। कॉबर्ट कॉप्स अभी भी उसके प्लेबुक का हिस्सा थे, लेकिन अगली बड़ी सफलता किसी कैश फिल्ड सूटकेस से नहीं आने वाली थी। वह आने वाली थी एक मशीन से, और उस मशीन का नाम था U2। अर्ली कोल्ड वॉर्स में रिकॉनेसेंस मिशंस बेहद रिस्की बिजनेस थे। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के पास मोस्टली मॉडिफाइड बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स थे। वे इतनी लो एल्टीट्यूड पर उड़ते थे कि सोवियत रडार उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेता था। उनकी स्पीड इतनी कम थी कि सोवियत इंटरसेप्टर्स उनका पीछा कर सकते थे, और वे इतने वल्नरेबल थे दुश्मन की सिर्फ एक मिसाइल पूरा मिशन खत्म कर सकती थी। 1950 के मिड तक अमेरिका के लिए यह रिस्क अब एक्सेप्टेबल नहीं था। सोवियत तेजी से अपने न्यूक्लियर साइट्स डेवलप कर रहे थे और वाशिंगटन को उन पर तुरंत नजर रखने की जरूरत थी। CIA में एलन डुलस ने US एयरफोर्स के साथ एक सीक्रेट पार्टनरशिप शुरू की। रिचर्ड विसेल को प्रोजेक्ट चीफ बनाया गया। वहीं लॉकहीड स्कंक वॉक्स ने केली जॉनसन की लीडरशिप में इस नए एयरक्राफ्ट की डिजाइन शुरू की। एम था एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि सोवियत डिफेंसेस उसे छू भी ना सके। द रिजल्ट U2, एक ऐसा जेट जो 70,000 फीट की हाइट पर उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई जहां उस समय की सोवियत एयर डिफेंसेस के लिए उसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल था। इसके बेली में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरास 13 माइल्स की ऊंचाई से सिर्फ 2 फीट वाइड ऑब्जेक्ट्स तक फोटोग्राफ कर सकते थे। इसकी रेंज भी इतनी ज्यादा थी कि यह सोवियत हार्टलैंड के ऊपर से उड़कर बिना रिफ्यूलिंग के वापस लौट सकता था। यह सिर्फ एक एयरप्लेन नहीं था, यह एक स्पाई सैटेलाइट था, जिसमें सैटेलाइट की जगह एक पायलट बैठा था। सोवियत उसे रडार पर तो देख सकते थे, लेकिन उसे छू नहीं सकते थे। हर मिशन के बाद लौटने वाली फिल्म रोल्स पेंटागन और व्हाइट हाउस के मैप्स को बदल देती थी। The U-2 spy plane, a powered glider with a camera in its belly, was a major technological triumph for the CIA. The CIA's estimates of Soviet military strength were based on guesswork, not intelligence. The U-2 was meant to provide the crucial information needed to challenge these claims. Members of the Vietnamese government delegation here are resigned to the prospect that an armistice may soon be concluded under which the Viet Minh forces would occupy large areas of Vietnam. It is assumed that virtually all the northern half of the country may go to the communist-led rebels. 1954 के जिनेवा एकॉर्ड्स ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया ताकि कम्युनिस्ट नॉर्थ पूरे वियतनाम पर कब्जा ना कर सकें। ऑन पेपर अमेरिका सिर्फ एक एडवाइजर था, लेकिन हकीकत में पूरी गेम की डोर पहले से CIA के हाथों में थी। U2 लगातार नॉर्थ वियतनाम और लाओस के ऊपर रिकॉन्सेंस मिशंस उड़ा रहा था। वह फिल्म कर रहा था सप्लाई रूट्स, ट्रुप कंसंट्रेशंस और हो ची मिन ट्रेल के क्रूशियल रूट्स। यही इमेजेस आगे चलकर कोबर्ट स्ट्राइक्स का ब्लूप्रिंट बनी, और धीरे धीरे यह शैडो वार पूरे रीजन में फैलने लगी। CIA बैक्ड मिलिशियाज लाओस की सप्लाई डिपोज को सबोटेज करती और एनिमी कन्वॉइज पर एम्बुश लगाती।
वहीं एयर अमेरिका जंगलों के बीच बनी सीक्रेट एयर स्ट्रिप्स तक गन्स, रेडियोज और CIA ऑपरेटिव्स पहुंचाती थी। सैगोन में US बैक्ड लीडर के पॉलिटिकल एनिमीज को या तो ब्राइब किया जाता या ब्लैकमेल और जरूरत पड़ने पर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता। लेकिन इन कॉवर्ट ऑपरेशंस के पीछे एक चीज सबसे जरूरी थी, पैसा। और CIA के पास आने वाला पैसा हमेशा क्लीन सोर्सेस से नहीं आता था। ब्लैक बजट्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और कई इलिसिट फंडिंग स्ट्रीम्स। लाओस में हमोंग फाइटर्स को वेपन्स और पैसे दिए जाते थे और बदले में वे ओपियम फील्ड्स की सिक्योरिटी करते थे। वहीं कंबोडिया में हेरोइन ट्रैफिकिंग चुपचाप उन ऑपरेशंस को फंड कर रही थी जिन्हें स्टेट डिपार्टमेंट कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करने वाला था। 1950 के मिड तक ऐसा लगने लगा था कि यह शैडो वॉर अपने मकसद में कामयाब हो रही है। दुश्मन की सप्लाई लाइंस लगातार डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी लीडरशिप कमजोर पड़ रही थी और साउथ वियतनाम को कुछ और बरसों तक टिके रहने का मौका मिल गया था। सब कुछ एक सक्सेस जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत जल्द यही स्ट्रगल एक फुल स्केल वॉर में बदलने वाली थी। ऐसा वॉर जो अमेरिका को एक ऐसे क्वागमायर में खींच लेगा जिसकी कीमत किसी भी ब्लैक बजट से कहीं ज्यादा होने वाली थी। अप्रैल 1961 CIA ने अपने अब तक के सबसे बोल्ड ऑपरेशंस में से एक पर दांव लगाया, बे ऑफ पिक्स। CIA द्वारा ट्रेंड और आर्म्ड क्यूबियन एक्साइल्स को क्यूबा के बीचेस पर उतारा गया। उनका ऑब्जेक्टिव साफ था, फाइडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को गिराना। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी प्लानिंग ढह गई। क्यूबन एग्जाइल्स के लिए एयर कवर नहीं आया। जिस रेजिस्टेंस की उम्मीद थी वह कभी खड़ा ही नहीं हुआ और कैस्ट्रो की सेना ने बीचेस पर उतरी पूरी फोर्स को कुचल दिया। दुनिया भर में अमेरिका की इमेज को बड़ा झटका लगा और लैंगली के भीतर यह हार बेहद शर्मनाक थी। प्रेसिडेंट केनेडी के लिए यह एक ह्यूमिलेटिंग फेलियर था। अमेरिका की इनविंसिबिलिटी की इमेज अब टूट चुकी थी। केनेडी अच्छी तरह जानते थे कि इस फेलियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी CIA पर थी। He was agitated in a way that I had never seen him before, extremely upset. And what he said more than once was, how could I have been so stupid to rely upon these advisors? He said, we've had a big kick in the ass and we deserved it, but we're going to learn some things from it. And one of the things he said he would learn was that he would never again be overawed by advice from the Joint Chiefs of Staff or from the CIA. बे ऑफ पिक्स एक ह्यूमिलेशन थी, लेकिन वाशिंगटन पीछे हटने वाला नहीं था। मिशन वही था, कम्युनिज्म को फैलाने से रोकना और इसके लिए कीमत चाहे कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। अब CIA की नजर साउथ अमेरिका के एक लंबे संकरे देश पर थी, चिली। 1970 की शुरुआत में चिली एक पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। साल्वाडोर एलेंडे एक मार्क्सिस्ट नेता थे जो 1970s में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जीतकर प्रेसिडेंट बने। एलेंडे ने सोशलिस्ट रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया, कंट्री की इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन शुरू किया और हवाना और मॉस्को के साथ रिलेशंस मजबूत करने लगे। व्हाइट हाउस के लिए यह एक नाइटमेयर सिनेरियो था। क्यूबा के बाद एक और क्यूबा, लेकिन इस बार डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के साथ। CIA को साफ इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे, एलेंडे की गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर टिकने नहीं देना। एजेंसी ने अपोजिशन में मिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए। साथ ही चिली की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ाया गया, करेंसी तेजी से गिरने लगी और देश में फूड शॉर्टेज गहराने लगी। पर्दे के पीछे CIA ऑफिसर्स चिलियन मिलिट्री के उन टॉप ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे थे जो पहले से एलेंडे के
खिलाफ थे। 11 सितंबर 1973 जनरल ऑगोस्टो पिंचोट की लीडरशिप में चिली आर्म फोर्सेस ने एलेंडी की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया। टैंक्स सैंटिगो की सड़कों पर उतर आए। प्रेसिडेंशियल पैलेस आग की लपटों में घिर गया और पिंचोट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चिली में बरसों तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप चली, एक ऐसा दौर जो टॉर्चर, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और ब्रूटल रिप्रेशन के लिए जाना गया। लेकिन वाशिंगटन ने राहत की सांस ली। चिली अब फिर से एंटी कम्युनिस्ट कैंप में लौट चुका था, मगर इस जीत की कीमत खून से चुकाई गई थी और इस बार पूरी दुनिया देख रही थी। CIA के लिए चिली 1973 एक बार फिर साबित हो चुका था। कोवर्ट पावर अभी भी रिजीम्स बदल सकती थी और यही कॉन्फिडेंस CIA को आने वाले सालों में और भी बड़े ऑपरेशंस की तरफ ले जाने वाला था। इसी दौरान साउथ ईस्ट एशिया में भी CIA ने अपनी स्ट्रेटजी और एग्रेसिव कर दी। वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिलिट्री एडवाइजर्स तक सीमित नहीं रहा था, यह फुल स्केल वॉर में बदल चुका था और उसके साथ CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस भी तेजी से फैलने लगे। एजेंसी साउथ वियतनामीज फोर्स को ट्रेन कर रही थी, फिनिक्स प्रोग्राम चला रही थी और लाओस तथा कंबोडिया में अपनी अलग शैडो वॉर लड़ रही थी। फिनिक्स प्रोग्राम वियतनाम वॉर के दौरान CIA का सबसे एम्बिशियस काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम था और इसका मकसद साफ था, वियतकॉन्ग के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ना। इसके लिए CIA ने ह्यूज इंटेलिजेंस नेटवर्क्स तैयार किए। एजेंट्स को एनिमी जोन में भेजा गया और वियतकॉन्ग के इंपोर्टेंट लोगों को सीधा निशाना बनाए जाने लगा। लेकिन इन टैक्टिक्स की एक भारी कीमत थी। ये ऑपरेशंस इतने ब्रूटल और कंट्रोवर्शियल थे कि उन्होंने अमेरिका की इमेज पर एक परमानेंट ब्लैक स्पॉट छोड़ दिया। लेकिन वियतनाम ही CIA का आखिरी मोर्चा नहीं था। अब एजेंसी ने एक ऐसी सीमा पार कर दी जिसे उसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। अपने ही देश के भीतर CIA अब अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने लगी थी। वह स्टूडेंट ग्रुप्स को चुपचाप फंड करती थी, जर्नलिस्ट को इन्फ्लुएंस करती थी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ओर मोड़ने की कोशिश करती थी। यह इन्फ्लुएंस मैगजीन्स और आर्ट एग्जीबिशंस तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि कुछ सिविल राइट ग्रुप्स भी इसके दायरे में आ गए, लेकिन यह भी सफिशिएंट नहीं था। अब CIA एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ रही थी जो आगे चलकर उसकी हिस्ट्री का सबसे नोटरियस चैप्टर बनने वाला था। इसका कोड नेम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। सिडनी गॉटिप की डायरेक्शन में CIA ने लोगों पर LSD, हिप्नोसिस, सेंसरी डिप्राइवेशन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू किए। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, माइंड कंट्रोल। You know, what the CIA really dreamed of was sort of like a drug you could give to someone, get them to commit all sorts of unspeakable acts, and they wake up the next day and they don't remember what they've done. They were looking into brainwashing, they were looking into mind control, they were looking into how they could create what they called Manchurian candidates. They were trying to figure out if they could get people to go out and do things that they would ordinarily not do, like assassinations. नाइनटीन 1970s का मिड, हर फ्रंट पर टर्बुलेंस बढ़ रही थी। वियतनाम वॉर खत्म हो चुका था और दुनिया ने साइगोन से उड़ते हेलीकॉप्टर्स की वो तस्वीर देखी जो अमेरिका की हार का सिंबल बन गई। उधर अमेरिका की इकोनॉमी भी ऑयल एम्बार्गोज, बढ़ती इन्फ्लेशन और गहराते रिसेशन के दबाव में हिल रही थी।
दूसरी तरफ सोवियत यूनियन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा था और अमेरिका के भीतर वाटरगेट स्कैंडल ने प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को ह्यूमिलिएशन के बीच रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सीआईए इस तूफान से अछूती नहीं रही। चर्च और पाइक कमिटीज की इन्वेस्टिगेशंस ने सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन से पर्दा उठा दिया। धीरे धीरे जनता का भरोसा टूटने लगा, लेकिन लैंगली के अंदर पुराने तौर तरीके अभी भी जारी थे। स्विट्जरलैंड और कैरिबियन में मौजूद सीक्रेट बैंक अकाउंट से कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए फंड्स का फ्लो अभी भी जारी था। सेल कंपनीज के जरिए आर्म्स डील्स, ब्राइब्स और पॉलिटिकल पे ऑफ्स छिपाए जाते रहे। शैडोज के इस वर्ल्ड में ये सीक्रेट बैंक अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं थी, वे एक वेपन थे और बहुत जल्द यही पैसा एक ऐसे ऑपरेशंस को फंड करने वाला था जो आगे चलकर यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल्स में से एक बन गया। लेकिन उससे पहले यह स्टोरी एक पुरानी और बेहद गंदे चैप्टर को फिर से खोलने वाली थी। सीआईए और ग्लोबल ड्रग ट्रेड के बीच उसके कथित रिश्तों का चैप्टर। 1980s की शुरुआत में ईरान एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां वह अंदर से भी टूट रहा था और बाहर से भी घिरा हुआ था। शाह ऑफ ईरान जा चुका था। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने उसे सत्ता से हटा दिया था। ऑफिशियली वाशिंगटन अब ईरान को अपना एनिमी डिक्लेयर कर चुका था। लेकिन लैंगली के अंदर कैलकुलेशन कुछ और थी। सीआईए के लिए हर दुश्मन एक पोटेंशियल चैनल हो सकता है और हर क्राइसिस एक पोटेंशियल डील। 3 Americans, a journalist, a diplomat, and a minister, were kidnapped off the sidewalks of Beirut by gunmen. अमेरिकन होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए सीआईए ने एक बेहद सीक्रेट और कंट्रोवर्शियल डील चुनी। कई मिडिलमैन और कोवर्ट ऑपरेटिव्स की लंबी चेन के थ्रू सीआईए और रेगन व्हाइट हाउस ने सीक्रेटली ईरान को आर्म्स बेचने का अरेंजमेंट किया। ईरान को अब तुरंत चाहिए थे मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर। बदले में सीक्रेट डील की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई जानी थी। ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वह लेबनान के हिजबुल्लाह पर प्रेशर डालेगा ताकि अमेरिकन होस्टेजेस को रिहा कराया जा सके। लेकिन इन सीक्रेट आर्म सेल्स से होने वाला प्रॉफिट तेहरान में नहीं रुका। यह पैसा चुपचाप स्विस बैंक अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनीज में पहुंचा और फिर वहीं से यह पैसा एक नई मंजिल की ओर बढ़ गया, सेंट्रल अमेरिका। इस बार पैसा पहुंचा कॉन्ट्रास के पास, एक रिबेल फोर्स जो निकारागुआ की लेफ्टिस्ट सैंडिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल लड़ रही थी। लेकिन आर्म सेल्स ही फंडिंग का इकलौता जरिया नहीं थी। सेंट्रल अमेरिका में कोकीन ट्रैफिकर्स ह्यूज क्वांटिटीज में कोकीन नॉर्थ अमेरिका भेज रहे थे और सीआईए नेटवर्क पर आरोप लगे कि वह इस ट्रैफिकिंग को अनदेखा कर रहा था और कुछ मामलों में ट्रैफिकर्स से उसके कॉन्टैक्ट्स भी थे। बस इस पूरे नेटवर्क से आने वाला पैसा कॉन्ट्रा ऑपरेशंस तक पहुंच रहा था। इन हिडन एयर स्ट्रिप्स में सिर्फ गन्स ही नहीं, ड्रग्स भी भेजी जाती थी और जो एयरप्लेन्स यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते थे वे लौटते समय कैश से भरे होते थे। जब 1986 में यह पूरी स्टोरी सामने आई, वाशिंगटन हिल गया। पब्लिक हियरिंग शुरू हुई, इंडाइसमेंट शुरू हुए, हर तरफ गुस्सा था और सवाल भी। लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था अपनी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए सीआईए कितनी दूर जा सकती थी। लेकिन जो अगला खुलासा होने वाला था वह इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल था कि उसके सामने ईरान कॉन्ट्रा अफेयर भी छोटा लगने वाला था।
नाम था बीसीसीआई। 1972 में पाकिस्तान से शुरू हुआ यह बैंक लग्जमबर्ग में रजिस्टर्ड था, लंदन से ऑपरेट होता था। दुनिया के सामने यह खुद को कहता था बैंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ऐसा बैंक जो उन क्लाइंट्स को भी सर्विसेज देता था जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स हाथ तक नहीं लगाना चाहते थे। ड्रग ट्रैफिकर्स, डिक्टेटर्स और आर्म डीलर्स, सभी के लिए यह एक सिक्योर फाइनेंशियल शेल्टर था। नतीजा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डर्टी मनी बीसीसीआई के अकाउंट्स के थ्रू फ्लो होने लगा और सीआईए के लिए भी बीसीसीआई एक यूजफुल चैनल बन गया। इसका ह्यूज नेटवर्क, सेल कंपनीज, सीक्रेट अकाउंट्स और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स कोवर्ट फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बेहद यूजफुल साबित हुए। अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में चल रहे कई कोवर्ट ऑपरेशंस को इस बैंक के नेटवर्क के थ्रू सीक्रेटली फंड किया गया। इन्फॉर्मेंट्स के लिए पे आउट्स, ब्लैक मार्केट आर्म्स डील्स और यहाँ तक कि एलाइड कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सीक्रेट सर्च फंड्स भी। सब कुछ बीसीसीआई की बुक्स से होकर गुजरता और पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ता। लेकिन 1980s के आखिर तक घेरा कसना शुरू हो चुका था। रेगुलेटर्स को शक होने लगा कि बीसीसीआई सिर्फ एक करप्ट बैंक नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर चल रहा एक ह्यूज क्रिमिनल एंटरप्राइज था। उधर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स भी लगातार नए सबूत जुटा रहे थे। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी, कोलंबिया कार्टल्स, मिडिल ईस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स और कई कंट्रीज में फैले पॉलिटिकल ब्राइबर नेटवर्क्स तक। फिर आया 1991 और फाइनली एक्शन का दिन आया। 7 कंट्रीज की अथॉरिटीज ने कोऑर्डिनेटेड स्वीप में बीसीसीआई को बंद कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ इस बैंक ने बिलियन ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, क्रिमिनल्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसी तक के लिए। इस स्कैंडल ने सीआईए की क्रेडिबिलिटी को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन हेडलाइंस के पीछे एक कहीं बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आकार ले रहा था। मॉस्को में कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सुपर पावर सोवियत यूनियन अब कोलैप्स के कगार पर था। नाइनटीन 1991 में इकोनॉमिक रियून, पॉलिटिकल अनरेस्ट और बढ़ते हुए नेशनलिस्ट मूवमेंट के दबाव में सोवियत यूनियन बिखर गया। The latest crisis, the signing of an historic agreement between the three mighty republics, Ukraine, Russia and Byelorussia, effectively marked the formal death of the USSR and ended Gorbachev's personal vision of a wider political union. kremlin के ऊपर उड़ने वाला लाल झंडा उतार दिया गया और उसके साथ ही करीब हाफ डिकेड से चला आ रहा कोल्ड वॉर का टकराव भी समाप्त हो गया। सीआईए के लिए यह एक स्ट्रेंज विक्ट्री थी। उसका सबसे रथलेस और कनिंग राइवल केजीबी अब अस्तित्व में नहीं था। यह वही एनिमी था जिसने बर्लिन से लेकर अंगोला तक हर मेजर मिशन में सीआईए को कड़ी टक्कर दी थी। डबल एजेंट्स, एस्पिनोज, डिसेप्शन, सबोटेज और खून से भरी प्रॉक्सी वॉर्स। दोनों एजेंसियां एक दूसरे को चुनौती देते हुए खुद भी बदलती चली गई। लेकिन सोवियत यूनियन के पतन के साथ सीआईए के सामने एक बिल्कुल नया क्राइसिस खड़ा हो गया। कोल्ड वॉर ने सीआईए को एक क्लियर मिशन दिया था। अब वही मिशन खत्म हो चुका था। विदाउट द केजीबी, व्हाट इज सीआईए फॉर? The loss of the Soviets tore out the CIA's heart. How could the agency live without its enemy? लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस दौर में नए एनिमीज आने वाले थे, ऐसे एनिमीज जिनका सामना सीआईए ने पहले कभी नहीं किया था। अब सोवियत यूनियन हिस्ट्री बन चुका था
और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की अकेली सुपर पावर बनकर उभरा। फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज वन बाय वन नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने लगी। ग्लोबल ट्रेड पहले से कहीं तेजी से फैलने लगा और इंटरनेट धीरे धीरे डेली लाइफ का हिस्सा बनता गया। 24 आवर न्यूज साइकिल में अब वार नहीं बल्कि डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की बातें छाई रहती थी। We must invest more in our own people, in their jobs and in their future, and at the same time cut our massive debt. यानी अब वॉशिंगटन की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। फोकस था यूएस इकोनॉमी, जॉब, ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिसी। बिल क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड को कोवर्ट वॉर्स और एस्पिनोज से कहीं ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी और धीरे धीरे सीआईए की फंडिंग घटने लगी। ओवरसीज स्टेशंस एक एक करके बंद होने लगी। सालों से बनाए गए इंटेलिजेंस नेटवर्क्स चुपचाप डिसमेंटल होने लगे। एक्सपीरियंस्ड सीआईए ऑफिसर्स रिटायर होते गए, लेकिन उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं बचा। कोल्ड वॉर खत्म होते ही वे बड़े दुश्मन भी गायब हो गए जिनके खिलाफ सीआईए को बनाया गया था। अब सामने थे बिखरे हुए छोटे लेकिन अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट्स। बाल्कान्स में कन्फ्लिक्ट, अफ्रीका में सिविल वॉर्स, साउथ अमेरिकन ड्रग कार्टल्स और कुछ रॉक स्टेट्स जो समय समय पर मिसाइल्स टेस्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सीआईए का गोल्डन पीरियड अब खत्म हो चुका है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं था। दुनिया की नजरों से दूर एक नया एनिमी जन्म ले रहा था। ऐसा एनिमी जो किसी कंट्री की मिलिट्री नहीं थी, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, उसकी कोई कैपिटल नहीं थी और कोई यूनिफॉर्म भी नहीं थी। वह था फ्लूइड नेटवर्क और ऑलमोस्ट इनविजिबल। उसके वेपन्स टैंक्स या मिसाइल्स नहीं थे, उसका सबसे बड़ा वेपन था टेरर। और जब यह अटैक करेगा, सीआईए फिर से दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में खड़ी होगी। द एज ऑफ टेररिज्म शुरू होने वाला था। नाइनटीज के मिड में वॉशिंगटन की नजरों से बहुत दूर एक व्यक्ति अपनी आर्मी तैयार कर रहा था। ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर सूडान के ट्रेनिंग कैंप्स तक वह नए फाइटर्स रिक्रूट कर रहा था, उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा था और उन्हें ग्लोबल जिहाद का सपना दिखा रहा था। धीरे धीरे उसका नेटवर्क अल-कायदा शैडोज में ग्रो करने लगा। कई बार सीआईए के पास उसे मारने या पकड़ने के लिए मौके आए, लेकिन हर बार वह बच निकला। कहीं मिस्ड स्ट्राइक्स, कहीं गलत इंटेलिजेंस और कहीं पॉलिटिकल हेजिटेशन। 1990s के आखिर तक बिन लादेन एक लोन एक्सट्रीमिस्ट से कहीं आगे निकल चुका था। अब वह एक डिसिप्लिन और वेल फंडेड टेररिस्ट नेटवर्क को कमांड करता था, जिसके स्लीपर सेल्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स तक मौजूद थे। धीरे धीरे अल-कायदा के साथ हिजबुल्लाह, हमास और जमाह इस्लामिया जैसे दूसरे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव होने लगे। ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग थे, लेकिन उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और शेयर्ड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने इस पूरे मिलिटेंट लैंडस्केप को पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस बना दिया। फिर हमले शुरू हुए। यूएस एम्बेसीज, केन्या और तंजानिया, फिर वियतनाम के यूएस कोल पर हमला। हर हमला पिछले हमले से ज्यादा घातक, ज्यादा बोल्ड और कहीं ज्यादा वेल प्लान था। The United States is coordinating an effort with European and African nations to roll up the terrorist networks of Osama bin Laden, the suspected mastermind of the bombings of 2 American embassies in East Africa, as fears mount that he will strike again, officials have said. सीआईए के लिए यह एक ग्रिम डेवलपमेंट थी, लेकिन एक तरह का रिवाइवल भी।
कोल्ड वॉर के बाद जिस पीस डिविडेंड की बात हो रही थी वह उम्मीद बहुत कम समय में खत्म हो गई। ओसामा बिन लादेन और ग्लोबल टेररिज्म के बढ़ते खतरे ने एक बार फिर सीआईए पर भारी प्रेशर डाल दिया। हालांकि एजेंसी खुद भी इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी, मैन पावर की कमी, नई टेक्नोलॉजी की कमी और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती। लेकिन टेररिज्म ने एक बार फिर इंटेलिजेंस को नेशनल सिक्योरिटी के सेंटर में ला खड़ा किया। बजट्स बढ़ने लगे, नए ऑपरेशंस के अप्रूवल मिलने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा हमला अभी बाकी था। उसी वक्त चुपचाप बिन लादेन एक ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा था जिस जैसा मॉडर्न वर्ल्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा हमला जो सिर्फ हजारों लोगों की जान नहीं लेगा बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर देगा। और सिर्फ एक सुबह में इतिहास की डायरेक्शन बदल देगा। We're just getting reports in now that a plane has crashed into the World Trade Center. 2 planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. Pictures just in showed the building already on fire. 11 सितंबर 2001 एक हाईजैक प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले ट्विन टावर से टकराया। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा एयरक्राफ्ट दूसरे टावर से जा टकराया और फिर एक और हाईजैक जेट सीधे पेंटागन से जा टकराया, जबकि चौथा एयरक्राफ्ट पेनिनसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। कुछ ही घंटों में ट्विन टावर्स आग और धुएं में तब्दील हो गई और फिर दोनों टावर्स एक के बाद एक धराशायी हो गई। कुछ ही घंटों में करीब 3000 लोगों से ज्यादा जाने जा चुकी थी। पूरा अमेरिका शॉक में था और गुस्से से भरा हुआ था। अब सीआईए का मिशन बिल्कुल क्लियर था, एनिमी को ढूंढो और उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करो। It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. 2003 सीआईए ने क्लेम किया सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD मौजूद है। सैटेलाइट इमेजेस, डिफेक्टर्स की रिपोर्ट्स, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं सीक्रेट ऑफ WMD स्टॉक पाइल्स छिपाए गए हैं। I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. वाशिंगटन ने इसे इंटेलिजेंस के बेसिस पर वार का फैसला किया और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुई। The attack came in waves, cruise missiles, followed by the F-117 stealth bombers with so-called bunker-busting bombs. Their target, a bunker believed to be sheltering what are called top leaders of the Iraqi regime. यूएस ने बगदाद पर हमला बोल दिया और कुछ ही हफ्तों में बगदाद गिर गया। सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जब इराक के महलों, बंकर्स और वेपन डिपोट्स की तलाशी ली गई तो एक बेहद अहम सच्चाई सामने आई। कहीं कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। पूरी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई। वीक सोर्सेज, विशफुल थिंकिंग और पॉलिटिकल प्रेशर, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी तैयार कर दी जो सच नहीं थी। लेकिन वार यहीं खत्म नहीं हुआ, उसने बस एक नया रूप ले लिया। इंसर्जेंट्स शैडोज से निकल आए। रोड साइड बॉम्ब्स ने अमेरिकी कॉन्वॉयज को निशाना बनाना शुरू कर दिया और बाजार
किलिंग फील्ड्स में बदल गए। यूएस ट्रूप्स गली गली घर घर ऐसा वार लड़ रहे थे जिसकी कोई क्लियर फ्रंट लाइन ही नहीं थी। लेकिन सीआईए के लिए इराक अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल थिएटर बन चुका था। बजट्स कई गुना बढ़ गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस पर खर्च होने लगे। इसी बीच इराक के रेगिस्तानों और अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक नए हथियार का जन्म हो रहा था। ऐसा हथियार जो दुश्मन को ढूंढ सकता था, हर पल उसकी निगरानी रख सकता था और सही वक्त पर उसे निशाना भी बना सकता था, वो भी बिना किसी अमेरिका सोल्जर की जान जोखिम में डाले। अब सीआईए ड्रोन्स वारफेयर को अपनी शैडो वार का हिस्सा बनाने वाली थी। सीआईए को अब एक ऐसा हथियार चाहिए था जो ज्यादा क्लीन हो, ज्यादा फास्ट हो और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी। सितंबर 11 के बाद और इराक वार के दौरान इस कैपेबिलिटी की जरूरत और भी बढ़ गई। अल-कायदा के लीडर्स पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में छुप चुके थे। ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था। हर मिशन में भारी खर्च होता था और अमेरिकन सोल्जर्स की जान भी दांव पर लगी होती थी। अब सीआईए ड्रोन वारफेयर को शैडो वार का हिस्सा बनाने वाली थी। यूएस एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप में शुरुआती ड्रोन मॉडल्स सिर्फ सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते थे। वे आसमान में उड़ती आंखें थी, लेकिन जल्द ही अगला बड़ा कदम उठाया गया। इन ड्रोन्स को वेपन से लैस कर दिया गया। प्रीडेटर ड्रोन, जिस पर AGM-114 हेलफेयर मिसाइल्स लगाए गए, अब वह सिर्फ स्काउट नहीं रहा था, वह एक आर्म्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन चुका था। और इसके बाद आया MQ-9 रीपर, पहले से बड़ा, ज्यादा कैपेबल और कहीं ज्यादा रेंज और एंडोरेंस वाला। यह एक ही टारगेट के ऊपर लगातार 24 घंटे तक मंडरा सकता था। इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरास मीलों दूर से डिटेल्स तक कैप्चर कर सकते थे। इंफ्रारेड सेंसर्स नाइट और लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी टारगेट्स को ट्रैक करने में मदद करते थे। और सैटेलाइट लिंक्स की मदद से नेवेदा में बैठा एक पायलट हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान में ड्रोन ऑपरेट कर सकता था। यानी एक ऑपरेटर बिना एनिमी की जमीन पर कदम रखे उसे देख सकता था, उसका पीछा कर सकता था और उसे खत्म भी कर सकता था। सीआईए के लिए यह किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। अब प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए जा सकते थे बिना किसी एजेंट की जान जोखिम में डाले। अब एक किल लिस्ट सिर्फ कुछ ही मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में टारगेट तक पहुंच सकती थी। यमेन में एक कॉन्वॉय आग के गोले में बदल जाता, पाकिस्तान में एक कंपाउंड धुएं के ह्यूज गुब्बार में गायब हो जाता, सोमालिया में मिलिटेंट्स भागने की कोशिश करते लेकिन मिसाइल्स उससे ज्यादा तेज होती। हर स्ट्राइक रिकॉर्ड की जाती, लॉग की जाती और फाइल्स में सिक्योरली स्टोर कर दी जाती। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किए गए हर किल का एक डिजिटल रिकॉर्ड। सीआईए ने इस पूरे प्रोग्राम को एक प्रिसिशन टूल के रूप में पेश किया। ऐसा हथियार जो हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करता है बिना एक भी अमेरिकी सैनिक की जान जोखिम में डाले। धीरे धीरे मोस्ट वांटेड लिस्ट से कई नाम गायब होने लगे। कई टेरर प्लॉट्स शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए गए। लेकिन एक आदमी अभी भी सीआईए की पहुंच से बाहर था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वांटेड टेररिस्ट, जिसे सबसे मॉडर्न ड्रोन्स भी ढूंढ नहीं पा रहे थे अभी तक। नाइन 11 के लगभग 10 साल बाद भी ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड का सबसे डिजायर्ड पर्सन बना हुआ था। हिस्ट्री के सबसे फैटल टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड
तोरा बोरा से बच निकला, फिर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में गायब हो गया और मानो कि एक भूत बन गया। हर लीड आकर खत्म हो जाती, हर ऑपरेशन डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाता। लेकिन 2010 में एक बड़ी सक्सेस मिली। CIA ने एक सस्पेक्ट का पीछा करते हुए पाकिस्तान के एबटाबाद में बने एक ऊंची दीवार वाले कंपाउंड तक पहुंच गई। उस कंपाउंड में ना कोई फोन कनेक्शन था, ना ही इंटरनेट, लेकिन उसकी सिक्योरिटी एबनॉर्मली टाइट थी। CIA एनालिस्ट को यकीन हो गया यही ओसामा बिन लादेन का ठिकाना है। अब मिशन था लेकिन बेहद रिस्की। नेवी सील टीम 6 बिना पाकिस्तान की परमिशन के उसके एयर स्पेस में एंटर करेगी, कंपाउंड में घुसेगी और टारगेट को जिंदा पकड़ेगी या मार डालेगी। 2011 अंधेरी रात की आड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ। सील्स तेजी से कमरे दर कमरे पूरे कंपाउंड को साफ करते गए। कुछ ही मिनटों में वे तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। वहीं उन्हें ओसामा बिन लादेन मिला। 2 गोलियां चली और करीब 10 साल से जारी वह तलाश खत्म हो गई। उसकी डेड बॉडी को साथ ले जाया गया और बाद में समुद्र में दफना दिया गया। CIA के लिए यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सालों की सर्विलेंस, सटीक एनालिसिस और बेहतर और लगातार परस्यूट आखिरकार सफल हुई थी। लेकिन बिन लादेन की मौत से खतरा खत्म नहीं हुआ। अलकायदा टूट गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। अब टेररिज्म पहले से कहीं ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुका था। उसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। अब चुनौती थी हमले होने से पहले ही उन्हें रोकना। अब CIA के पास अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़े क्लासिफाइड बजट्स में से एक है। हर साल $बिलियन खर्च किए जाते हैं साइबर ऑपरेशंस पर, एडवांस सर्विलेंस पर, AI असिस्टेड एनालिसिस पर और सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशंस पर। Trump's signature legislation will push defense spending past $1 trillion with new funding for innovation and other capabilities. On papers, CIA का मिशन आज भी वही है, कीप अमेरिका सेफ, लेकिन पर्दे के पीछे उसके टूल्स, उसकी ग्लोबल रीच और उसकी रियल पावर 1947 की CIA से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं करती, बल्कि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और कोवर्ट पावर के बीच एक पूरा शैडो नेटवर्क ऑपरेट करती है।